नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी से। आज हम आपके सामने भौतिक विज्ञान कक्षा 9 जिसमें हमारा अध्याय है गुरुत्वाकर्षण, जो 10वां अध्याय है हमारा। हम गुरुत्वाकर्षण की वीडियो का एक पार्ट पहले आ चुका है हमारा, हम दूसरा पार्ट देकर उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे। हमारा इसमें टॉपिक आता है बेटा तरलों में दाब। तरलों में दाब है क्या बेटा हमारा तरल में दाब? जो आपने सबने पढ़ा है कि जो पदार्थ हमारे 3 प्रकार के होती हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। अब ठोस पदार्थों का दाब केवल उनकी सतह पर कार्य करता है। अब इसके बाद आते हैं हमारे गैस और तरल पदार्थ। तो जो बेटा हमारे तरल पदार्थ होते हैं वो सिर्फ बर्तन की तली पर और उसकी दीवारों पर, यानी बर्तन की तली और दीवारों, यानी कहाँ कहाँ लगाते हैं ये? एक तो तल पर, जिस पात्र में रखे जाते हैं उसके तल पर, और इसकी दीवारों पर। यानी जो हमारे द्रव पदार्थ हैं वो कहाँ कहाँ दाब लगाएंगे? एक तो जो भी पात्र दिया है हमें उसकी तली पर दाब लगाएंगे और उसकी दीवारों पर। इनका जो सर्वाधिक दाब है वो तल पर ही काम करता है, जो नीचे बिल्कुल तल का मतलब है, यानी कि जो हमारी, हम कह सकते हैं कि जो पात्र है, पात्र का तल का मतलब हुआ हमारा पात्र की जो सतह है नीचे वाली, उस पर। अगर आपने देखा, अगर आप कभी देखें, ये हमारी एक बोतल है या कोई पात्र है। हम बेटा अगर इसमें मान लो ये पात्र है हमारे पास, या आप कुछ नहीं, एक बोतल ले सकते हैं। अब इस बोतल में अगर आप छिद्र कर दें, एक छिद्र ये किया, एक छिद्र ये किया और एक छिद्र ये किया। सपोज करो बेटा इसमें कोई भी द्रव भरा हुआ है। आपने क्या किया, ये दोनों छिद्र पहले बंद कर दिए, सिर्फ हमने ऊपर का छिद्र देखा खोलकर। जब ये ऊपर छिद्र देखा तो हम देखते हैं जो पानी गिरता है इससे, या कोई भी द्रव है, वो यहीं पे गिरता है नज़दीक से बिल्कुल। इसके बाद हमने इस छिद्र को बंद करा और इस छिद्र को खोल दिया। जब इसे खोलते हैं तो हमने देखा पानी कुछ और ज़्यादा दूरी पर गिरता है। इसके बाद देखा हमने इसे बंद कर दिया और इसे खोला तो हम देखते हैं पानी की और ज़्यादा दूरी पर गिरता है। तो इससे ये हमें एक बात आभास हुई कि जो द्रव का दाब है वो द्रव की गहराई पर निर्भर करता है। जो भी लिक्विड है वो सिर्फ गहराई पर, जितनी गहराई बढ़ती जाएगी वहाँ पर प्रेशर यानी दाब उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब हम देखते हैं भाई इसमें हम क्यों गई इतनी लंबी? क्योंकि बेटा यहाँ पे इससे ये पता चला कि यहाँ पे दाब सबसे ज़्यादा है। जितना हम नीचे चले, तली के नज़दीक आए, उतना ही दाब का मान बढ़ गया, और जितने ही हम इससे ऊपर जाएं उतना ही तली का मान, जो दाब का मान है वो हमारा घट जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं उत्प्लावकता। तो इसके लिए उत्प्लावकता, ये उत्प्लावकता है क्या बेटा हमारी? आपने एक नाम सुना होगा इससे पहले, उत्प्लावन बल। कौन सा है बेटा? उत्प्लावन बल। अब इसे हम कैसे समझाएं? आपने देखा होगा कि कभी किसी पानी के बड़े से पात्र में, जैसे मान लो टब है एक, उसमें पानी भरा हुआ है। ये कुएं तो आपने देखे नहीं, क्योंकि कुएं होते भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने ट्यूबवेल के कब पानी के गिरने की जगह होती है वो देखी होगी। इसके अलावा बेटा टब सबके घर पर होता है। अब हम टब की बात करें। अब बच्चों हम इसे देख सकते हैं, उत्प्लावकता को किस तरह से देखें। हमने बेटा सपोज किया एक टब लिया हमने पानी का। इस टब में हमने पानी भर लिया। अब आपने देखा, अगर इसमें हम एक बोतल ली, हमने ये गिलास लिया पानी का भरा हुआ, अगर हमने इसमें कोई चीज़ डालें, वो मान लो नीचे गहराई चली जाएगी। लेकिन जब हम उसे ऊपर उठाएं तो जब तक वो पानी के तल के संपर्क तक रहती है तब तक वो आसानी से उठ जाती है।
और इससे ऊपर निकलने के बाद उसका वेट हमें लगता है कि इसमें वेट बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि बेटा जब भी कोई चीज़ हमारी अगर नीचे है, यानी हम पानी के अंदर अगर मान लो एक कोई भी बड़ा सा पिंड डाल रहे हैं हम, या लकड़ी का कोई गट्ठा डाला हमने, या हमारे पास एक बोतल बड़ी सी भरी हुई है और वो यहाँ तक है अंदर, या बाल्टी से हमने पानी निकाला, तो जब तक वो चीज़ इस पानी के अंदर है तब तक उसका वेट हमें कम लगता है और हम आसानी से उठाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ऊपर निकल आती है तो हमें लगता है कि भाई इसमें वेट बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा द्रव सदैव ऊपर की ओर एक बल लगाता है। द्रव क्या करता है? ऊपर की ओर एक बल लगाता है, यानी एक फोर्स अप्लाई करता है, और इस बल के कारण ही वस्तु हमें हल्की दिखाई देती है, और इसी बल का नाम है बेटा हमारा उत्प्लावन बल, और ये घटना कहलाती है हमारी उत्प्लावकता। यानी जो द्रव नीचे से एक बल लगाता है उस बल का नाम है हमारा उत्प्लावन बल, और ये घटना कहलाएगी हमारी उत्प्लावकता। इसके बाद बेटा हम आगे देखते हैं। अब आता है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत से पहले हमें यह पता होना चाहिए घनत्व के बारे में। बेटा एक शब्द होता है घनत्व। घनत्व है क्या हमारा? जो किसी एक घन मीटर हमने एरिया ले लिया, एक घन मीटर एरिया में जो कुल द्रव्यमान है हमारा, उसकी माप क्या है हमारा? वो घनत्व है। क्योंकि आपने पढ़ा है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी एक घन मीटर में जो भी हमारा द्रव्यमान उपस्थित है उसकी माप को हम घनत्व कहते हैं। अब हम आर्किमिडीज के सिद्धांत को जब समझाएं, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने बेटा क्या सिद्धांत दिया? आर्किमिडीज थे क्या? आर्किमिडीज एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्रव के बारे में एक अपना नियम दिया। उन्होंने ये नियम दिया था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, बेटा ये द्रव है, इसमें अगर हम कोई वस्तु डुबो रहे हैं, मान लो ये हमारी कितनी है, ये तो बेटा पूरी नहीं है डूबी हुई, पूरी ये आंशिक हिस्सा मान सकते हैं इसका, यानी आधी डूबी हुई है आधी ऊपर है, यानी पूरी या आधी या आंशिक रूप से डुबोई जाए तब उसके भार में कुछ कमी आती है, और ये कमी की क्या होती है? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इन आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि आर्किमिडीज ने एक ऐसा सिद्धांत दिया द्रवों के संबंध में, जो उत्प्लावकता का बल था हमारा, उत्प्लावन बल, इसके संबंध में कि ऐसा क्यों होता है और ये क्या है। तब इसके संबंध में आर्किमिडीज ने नियम दिया था, और वो नियम ये था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, मान लो ये बेटा हमारा द्रव भर रहा है यहाँ तक, हमने वस्तु को पूरा डुबो दिया, पूरी डुबोई जाए या आंशिक रूप से डुबोई जाए, तब उसके द्वारा जो हटाए गए द्रव का भार है वो वस्तु के भार के बराबर होता है। ये था हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी जितना भार ये वस्तु हटाएगी उतना ही इस पर बल लग रहा होगा। अब इसके लिए बेटा कंडीशन है, अगर इस वस्तु का भार मान लो वस्तु का भार हमारा कितना है, W1 है, या W, और जो द्रव है उसका भार हम मान सकते हैं बेटा W2। अगर वस्तु का भार बड़ा है द्रव के भार से, यानी वस्तु का वजन ज़्यादा है और द्रव का भार उसके सापेक्ष कम है, तब क्या होता है बेटा? वस्तु डूब जाएगी। अगर वस्तु का भार और ये बेटा हमारे दोनों आपस में बराबर हैं, तब क्या होगा? कुछ डूबी हुई तैरती रहेगी, यानी कि वो किस स्टेज में होगी? इस तरह से होगी, कुछ हिस्सा डूब रहा होगा उसका, कुछ हिस्सा ऊपर होगा। तीसरी कंडीशन होती है यदि W1 इज लेस देन W2, यानी द्रव का वेट ज़्यादा है, ये चीज़, तब बेटा वस्तु कहाँ तैरती है? ऊपर तैरती है। अब इसे हम समझा सकते हैं घनत्व के द्वारा। कहाँ से समझाएंगे बेटा? घनत्व के द्वारा। जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होता है वो वस्तु डूब जाती है,
यानी जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगी, जिसका घनत्व लगभग बराबर होगा वो कुछ डूबी तैरेगी, और जिसका घनत्व बहुत कम होगा वो वस्तु बिल्कुल ना डूबकर क्या होगा, वो बिल्कुल ऊपर सतह पर तैरती रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, हम अगर एक लोहे की कील डालें पानी में, हमने उसका वेट कर लिया, वेट कर सकते हैं यहाँ भी इतने ग्राम की, 10 ग्राम या 20 ग्राम की, हमने 10 ग्राम की एक लोहे की कील ली, पानी में डाली, आप देखो वो डूब जाएगी। जबकि आप ये भी कह सकते हो कि जहाज तो हमारा बहुत टन का होता है, भाई उसमें तो 50 टन में होता है, वो क्यों नहीं तैरता? क्योंकि बेटा जब उसे बनाते हैं हम तो उसकी शेप हम इस तरह से लेते हैं, उसकी तली की शेप इस तरह से होती है ताकि वो मैक्सिमम पानी हटा सके। इन जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी हटा देगा, और तो हटाने के बाद भी उस वस्तु का भार द्रव के भार से कम ही रहता है, हटाए गए द्रव के भार से कम रहता है, इसलिए वो कुछ हिस्सा डूब के उसका उस पानी के अंदर और बाकी हिस्सा उसका ऊपर रहता है ताकि वो तैरता रहे। ये कंडीशन होती है उसके साथ। अब हम देखते क्या घनत्व के बारे में बता रहे थे। अगर घनत्व ज़्यादा है पूर्णतः डूब जाएगी, घनत्व लगभग बराबर है वस्तु, जब बराबर होगा तो बेटा क्या होगी, कुछ हिस्सा डूब के तैरता रहेगा। अगर उसका घनत्व यानी डेंसिटी अगर बहुत कम है वाटर के घनत्व से तो क्या होगा, वो बिल्कुल नहीं तैरेगी और वो ऊपर ही तैरती रहेगी। इसके बाद आते हैं बेटा हमारे आपेक्षिक घनत्व। अब हमारा आपेक्षिक घनत्व है क्या? किसी पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, यानी पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का हम लिख सकते हैं बेटा कुछ भी, मान लो डी लिख लिया हमने, और जल का घनत्व लिख लिया हमने DW, का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। यानी पदार्थ का घनत्व ये हो गया हमारा और ये हो गया हमारा जल का घनत्व। इन दोनों का जो अनुपात है वो बेटा हमारा क्या कहलाता है, आपेक्षिक घनत्व। अगर हमसे कोई किसी का आपेक्षिक घनत्व पूछता है तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, पहले हम उस पदार्थ का घनत्व लिखेंगे और जो जल का घनत्व है उससे उसे भाग दे देंगे, उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकल आएगा। और आप सब जानते हैं इस तरह से पानी का घनत्व आपको पता हो कितना होता है, 1 × 10³ किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। इसके बाद बेटा हम देखेंगे आगे कुछ। अब बच्चों हम देखते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। बेटा दो वस्तुएं दे रखी हैं हमें, तो हम मान सकते हैं कि उनके बीच की दूरी, पहले हम मान लें कि कितनी है उनकी दूरी, r1 बराबर मान ली हमने r है उनकी दूरी। कह रहे हैं कि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कितनी कर दी जाए बेटा, आधी, r/2 कर दी जाए, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो हमें बताना है बेटा कि बल किस प्रकार, हमने मान लिया प्रारंभ में बल है F1 बराबर F, तो अब जब दूरी आधी कर दी तो हमारा F कितना रह जाएगा। तो बेटा आपने सबने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है, वो नियम ये कहता है कि F समानुपाती m1 m2/r², यानी क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कि F समानुपाती होता है हमारा, या न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग नियम से भी कह सकते हैं r² के। अब बेटा हम द्रव्यमान और सभी कांस्टेंट अगर मान के चलते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि F1/F2 बराबर होगा बेटा 1/r1/r2 का स्क्वायर। अब बेटा ये वैल्यू कहाँ पहुँचेगी, ऊपर पहुँच जाएगी, यानी हम कह सकते हैं क्या कि F1/F2 बराबर हो जाएगा r2/r1 का स्क्वायर। अब बेटा इनके वैल्यू लगा दो, r1 की जगह r1 की और r2 की जगह r2 की, तो F1 की जगह बेटा कितना है हमारा F है, अपॉन में F2 हमें ज्ञात करना है, R2 की वैल्यू है हमारी r/2 और इसके भी बटे में है हमारा बेटा R1 की वैल्यू R, और इसका होना है स्क्वायर। R से तो हमारा R कट गया, कितना बचा F2 बराबर हो गया बेटा 1/2 का स्क्वायर। या हम इसे कह सकते हैं बेटा कि F/F2 बराबर हो गया 1/4। हमें बेटा F2 निकालना है, तो F2 हमारा इधर पहुंच गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो हमारा F2 बराबर हो गया 4F, और F क्या है हमारा F1, यानी बल कितना हो जाएगा हमारा, जो प्रारंभिक बल है उसका
4 गुना हो जाएगा, यानी F1 कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, F1 यानी 4 गुना प्रारंभिक बल। जो हमारा प्राइमरी बल लगा हुआ था उसका कितना हो जाएगा, 4 गुना, जब दूरी हम आधी कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। अब बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। इन बेटा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सब पे जो बल लग रहा है वो बराबर लग रहा है, लेकिन अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं, हल्की वस्तु डाली एक भारी वस्तु डाली, फिर भी वे दोनों, ये हमारी छोटी वस्तु और एक ले ली बेटा हमने बड़ी वस्तु, अगर इन्हें दोनों को हम सेम हाइट से छोड़ें, एक जैसी ऊंचाई से छोड़ें अगर मान लो हमने दोनों को, तो क्या होता है कि दोनों ये एक साथ ही पहुंचती हैं। ऐसा क्यों होता है, जबकि आगे पीछे पहुंचनी चाहिए। होता क्या है बच्चों इसके लिए कि जो ये वस्तु गिरी यहाँ से, जी का मान दोनों के लिए एक ही है, वही जी इस पे काम कर रहा है, वही जी इस पे काम कर रहा है, लेकिन जो छोटी वस्तु है बेटा उसका मान लो हमारा द्रव्यमान छोटा m और बड़ी वस्तु का द्रव्यमान हमने मान लिया m, दोनों नीचे की तरफ कौन सा बल लगा, mg काम कर रहा है दोनों पे, इस पर भी mg और इस पर भी mg। लेकिन अब बड़ी वस्तु तेजी से क्यों नहीं गिरती, क्योंकि बेटा जब ये नीचे गिरती है तो जी तो दोनों पे एक समान है, पृथ्वी तो समान रूप से खींच रही है, लेकिन इसका आकार बड़ा होने के कारण इस पर जो वायु का जो घर्षण बल लगता है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसे घर्षण इस पर लग रहा है, छोटी है इस पर कम घर्षण लग रहा है, इस पर जब बड़ी है तो इस पर घर्षण ज़्यादा लग रहा है, जी दोनों को अपनी तरफ समान बल से खींच रहा है, इसलिए दोनों वस्तुएं समान रूप से ही पृथ्वी पर गिरती हैं। अब बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को हमें ज्ञात करना है कि नहीं, उस पर कितना गुरुत्वीय वस्तु जो दे रखी है बेटा उसका द्रव्यमान दिया है हमें m = 1 किलोग्राम। अब इस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को निकालना है हमें, यानी कि Fg का मान हमें ज्ञात करना है, और दिया है हमें पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है, तो बेटा m ई से लिख दिया हमने, कितना दिया है हमें 6 × 10⁻²৪, 6 × 10⁻²৪ किलोग्राम। और बेटा पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है हमें RE = 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब बेटा 2 पिंड हो गए, एक हमारी पृथ्वी हो गई और एक हो गई वस्तु। अब दोनों के बीच में एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फार्मूला पढ़ाया आपने न्यूटन के नियम से, Fg बराबर होता है हमारा G m1m2/r²। क्या होता है m1m2/r²। अब m1 की जगह बेटा हमारी ये हो गया, यानी me ले लिया हमने, m2 की जगह हमने m ले लिया, r²। r क्या है बेटा, पृथ्वी पर है तो पृथ्वी की त्रिज्या लगेगी, यानी re²। आप जानते हो g की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। me हमें दिया है 6 × 10⁻24, और ये m दिया हमें बेटा 1 re²। re के बेटा हमें वैल्यू दे रखी है 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। अब इसे बेटा अगर हम और खोलें तो ये हो जाएगा हमारा 6.67 × 10⁻, बेटा ये हमारी 24 है, ये 11 है हमारी, 24 में 11 जाएंगे, हमारी पावर बचती है 13। अभी मल्टीप्लाई हमने 6 ले लिया पहले और पावर ले ली हमने बाद में 13 अपॉन, इसे खोला तो 6.4 × 6.4 गुणा बेटा घातें हो गई हमारी 12। ये 12 घातें अगर हम ऊपर भेज दें तो घात हो जाएंगे बेटा हमारे पास -12 हो जाएंगे, 13 में 12 जाएगी तो घात बचेगी हमारे पास 1। यानी हम इसकी बात करें इधर बेटा हम ऊपर वालों क्यों, अगर या तो इन्हें हम काट लें, अगर हम इन्हें काटते हैं तो पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 7 42 के 2, हाथ से लगे 4 6 36 और 4 40 का 0, हाथ से लगे 4 और 6 36 और 4 40.02 बटे 6.4 × 6.4 बेटा पावर होगी हमारी इस तरह से 10⁻13 -
12। अब ये हमारे पास आया निकल के बेटा, तो कितना कि 40.02 बटे, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 के 6। अब हमारे पास हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 24 48 और 1 49 के 9 हासिल लगे हमारे पास 4, 6 छंग 36 और 4 40। 40.96 गुणा 10 की घात बेटा हमारे पास बची 1, और 1 का मतलब होता है ना अकेला। यहाँ संख्या है बेटा हमारे पास 40.02। अब हमने बेटा 0.2 स्थान बाद यहाँ है और 2 ही यहाँ काट दिया हमने। अभी हमारे पास 10 की घात 1 बचती है, 1 का मतलब 1 0 और इसके आगे लग सकता है हमारा, जो हो गया 40, 0, 2 और 0। नीचे हो गया बेटा हमारे पास 40, 96। अब इन्हें हम काटते हैं, तो अगर हम छोटी संख्या से काटें 2 से, ये कटा 20 बार और ये कटा बेटा 48 बार, यानी 20 48। इसे हम काटते हैं तो 200 और 10 बार कटा, और छोटा किया हमने 10 24, इसे काटा हमने 100, और फिर बेटा हमारे पास आता है 1 बन जाएगा 0.5। अब हम देखते हैं इससे ये सीधा सीधा तो कटेगा नहीं, इसके लिए अब बेटा हमारे पास आता है 1 0 0 5 को हमने डिवाइड किया, कितना है 1024 से, तो कितना आया 9.77 आएगा लगभग हमारा, और ये हो जाएगा हमारा इतने न्यूटन आंसर, यानी इतने बल हमें अनुभव होगा। इसी के साथ बेटा आज की वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे का टॉपिक लेकर नई वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।